हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। मैं नित्य आज इस वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ बिहेवियरल साइंस अप्रोच। लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जिसमें एल्टन मायो ने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया था। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में बात की थी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे बिहेवियरल साइंस अप्रोच, जो बेसिकली डील करती है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन का क्या बिहेवियर होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Behavioral science is defined as the field of study which is concerned with scientific investigation, analysis and understanding of human behavior। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को समझना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसका एनालिसिस करना, इसी फील्ड ऑफ स्टडी को हम लोग कहते हैं बिहेवियरल साइंस। It is also known as behavioral science approach, focuses on studying human behavior within the organization। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं, इसी अप्रोच को हम कहते हैं बिहेवियरल साइंस अप्रोच। सो बिहेवियरल साइंस अप्रोच इज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का ही ये एक्सटेंशन है। ठीक है, तो रिसर्चर्स जो हैं, जैसे अब्राहम मैस्लोज हैं, डगलस मैकग्रेगर हैं, used more complex research methods, thus are called behavioral scientist। ठीक है, तो बिहेवियरल साइंस अप्रोच है, मतलब ये ऐसी अप्रोच है जिसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस अप्रोच को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात की है, जैसे कि अब्राहम मैस्लो हो गए, डगलस मैकग्रेगर हो गए। ठीक है, तो उनके बेसिकली क्या उन्होंने बताया था कि इसके बिहेवियरल साइंस अप्रोच के क्या कोर एलिमेंट्स हैं। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनेमिक्स एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। सो बेसिकली बिहेवियरल साइंस है क्या? बिहेवियरल साइंस एक डील करता है ह्यूमन बिहेवियर को समझने में। ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन का क्या बिहेवियर होता है, और ह्यूमन बिहेवियर डील किससे करता है? जैसे किसी भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं तो वो डील करता है किससे? मोटिवेशन से, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, लीडरशिप कैसे प्रोवाइड कराई जाए, कम्युनिकेशन कैसे हो, ठीक है, ग्रुप डायनेमिक्स है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे कोर एलिमेंट्स हैं जिसमें इस अप्रोच के बारे में बात की गई है। और जो अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे अब्राहम मैस्लोज हो गए, डगलस मैकग्रेगर हो गए, चेस्टर बर्नार्ड हो गए, उन्होंने अपने अपने तरीके से, जैसे मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, इन चीज़ों को देखकर, इन चीज़ों को रिलेट करके ह्यूमन बिहेवियर को समझ के बिहेवियरल साइंस अप्रोच में इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, उसको समझाया गया है। So there are three main branches of behavioral science, that is psychology, sociology and anthropology। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर। किसी भी अगर हम इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो उस स्टडी को हम कहते हैं क्या? साइकोलॉजी। सोशलॉजी किससे डील करता है? ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में पर्टिकुलर ग्रुप में एक ह्यूमन का क्या बिहेवियर होता है। एंड एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल एंड एज मेंबर ऑफ ग्रुप्स। तो बेसिकली इसके कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या थे, कौन कौन थे? अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, फेडरिक हर्सबर्ग, चेस्टर बर्नार्ड, जिसमें उन्होंने मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अपने अपने तरीके से एक ह्यूमन बिहेवियर को डील करके समझाने की कोशिश की है। सो मेड कंट्रीब्यूशन टू द बिहेवियरल साइंस अप्रोच। तो सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो था अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, ये बहुत कॉमन थ्योरी है, बेसिकली सभी लोग जानते हैं ये थ्योरी, इस थ्योरी के बारे में। एंड मैस्लोस ने डेवलप की थी ये नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें बताया था ह्यूमन मोटिवेशन, एक पर्टिकुलर ह्यूमन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किस हिसाब से मोटिवेशन मिलता है, इन विच ही स्टेटेड हाउ द स्ट्रक्चर एंड रेंज ऑफ ह्यूमन नीड्स मोटिवेट ह्यूमन बिहेवियर इन अ सीक्वेंस। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक जो नीड्स होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले कोई भी एम्प्लॉय होता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्वाइन करता है तो सबसे पहले अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है, राइट? जैसे बेसिक फूड, वाटर, वार्म, रेस्ट। ठीक है, जब उसकी फर्स्ट नीड कंप्लीट हो जाती है, देन वो सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचता है कि जब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है तो उसको अब अपनी जॉब की सिक्योरिटी के बारे में सोचना होता है, उसकी नीड्स को पूरा करना होता है कि उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स कैसे पूरी होगी। थर्ड आता है सोशल बिलोंगिंगनेस।
ठीक है, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, जैसे इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टे करना है, ठीक है, तो उसको आसपास के लोगों से भी मिलाकर रखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, एक सोशल कल्चर में उसको रहना पड़ेगा, ठीक है। और जब इन 3 नीड्स को वो फुलफिल कर लेता है तो इंटरनल सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, ठीक है। तब वो सोचता है कि एक उसकी एस्टीम नीड्स क्या पूरी होनी चाहिए, जैसे उसकी जॉब के बारे में एक पर्टिकुलर लेवल पे वो पहुंच जाए कि उसके क्या प्रेस्टीज है, क्या अकम्पलिशमेंट है, क्या उसके बेसिकली गोल्स हैं, ठीक है। देन लास्ट होता है इसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए जहाँ वो खुद रियलाइज करता है कि उसका खुद का क्या पोटेंशियल है, क्या उसने अचीवमेंट्स किए हैं, ठीक है। उसकी जो फुलफिलनेस है, जो उसकी बिलोंगिंगनेस है, ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उसको एक रियलाइजेशन होता है कि मैं अब इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, ये मेरी मतलब पोटेंशियल मेरा जो है इस लेवल तक आ चुका है और मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। तो ये इस नीड्स को पूरी करने की कोशिश करता है। ये होती है आपके सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो ये कुछ नीड्स हैं जो मैस्लोज ने बताया कि एक ह्यूमन की क्या क्या नीड्स होती हैं, जिससे अगर एक एक नीड अगर पूरी होती जाएगी तो उसको इंटरनल मोटिवेशन मिलता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। डिफरेंट मैनेजर्स हैव डिफरेंट assumptions अबाउट पीपल, ठीक है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस होते हैं लोगों के बारे में, और ये पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मैनेजर्स में हैव नेगेटिव एजम्पशन अबाउट पीपल, मैनेजर्स के कुछ नेगेटिव एजम्पशंस भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। दैट इज ह्यूमन बींग्स हेट टू वर्क एंड देयरफॉर दे मस्ट बी फोर्स कंट्रोल डायरेक्टेड एंड थ्रेटन विद पनिशमेंट टू मेक देम वर्क। इसे कहते हैं हम थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स क्या होती है, मैनेजर्स कुछ सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिन्हें काम करना पसंद नहीं है, ठीक है। उनको काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है, कंट्रोल करके करवाया जाता है, डायरेक्ट करके करवाया जाता है, या डरा धमका के करवाया जाता है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, थ्योरी एक्स, ठीक है। एंड मैनेजर्स में हैव पॉजिटिव assumptions अबाउट पीपल, दैट इज पीपल लव टू वर्क एंड दैट पीपल हैव सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है, मतलब उसको आगे लेकर जाना है, टीम वर्क के साथ रहना है, मैनेजर्स की बात माननी है, अपने गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, थ्योरी वाई। तो डगलस मैकग्रेगर ने ही ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि कुछ लोग होते हैं जो काम को सीरियसली नहीं लेते, वो लोग होते हैं थ्योरी एक्स के अंडर में, एंड थ्योरी वाई होते हैं जो पॉजिटिव साइड से सोचते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है फ्रेडरिक हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। इसमें उन्होंने टू फैक्टर्स थ्योरी के बारे में बात की है। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड वर्क ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड वन ग्रुप ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड हाइजीन फैक्टर्स, दे आर सैलरी, वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन। देखो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक तो हाइजीन फैक्टर्स होता है और एक होता है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स हाइजीन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होने देते, ठीक है। अगर होंगे तो उससे डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा किसी भी एम्प्लॉय को, जैसे सैलरी हो गया, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, सुपरविजन प्रॉपर है, एंड इफ दीज फैक्टर्स एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन देन देयर विल बी नो डिससैटिस्फैक्शन। अगर ये फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ये प्रेजेंट है, तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा। हाउएवर दीज फैक्टर्स विल नॉट मोटिवेट द वर्कर्स, बट अगर नहीं होंगे तो अगर ये चीज़ें प्रेजेंट हैं तो किसी भी एम्प्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। द सेकेंड ग्रुप ऑफ फैक्टर्स इज कॉल्ड मोटिवेटर्स एंड दे आर रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, चैलेंजिंग वर्क, एंड these factors bring satisfaction and motivation. Now last is Chester Bernard. The managers must maintain a system of cooperation in the organization. चेस्टर बर्नार्ड ने क्या बोला है कि मैनेजर्स को मेंटेन करना चाहिए एक सिस्टम ऑफ कॉपरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, की एक कॉपरेशन की टीम हो, कॉपरेट करके चले, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इन चीज़ों को मेंटेन करके चले। ना इसके बेसिकली assumptions क्या है, organizations are socio टेक्निकल सिस्टम, द मैनेजमेंट मस्ट इंटीग्रेट बोथ द सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन एक सोशियो टेक्निकल सिस्टम है, इसलिए जो मैनेजमेंट है उसको सोशियो टेक्निकल दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड नॉट ओनली बाय फिजियोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स।
डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन, एटीट्यूड, नीड्स एंड वैल्यूज। हर इंसान का अपना अपना एक अलग परसेप्शन होता है, एक एटीट्यूड होता है, नीड्स होती हैं, उसकी कुछ वैल्यूज होते हैं। सो दीज डिफरेंसेस मस्ट बी फाउंड आउट। ये डिफरेंसेस पता करना एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, और रिकॉग्नाइज करना भी एक ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, राइट। एंड पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मस्ट बी ज्वाइन टूगेदर। पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। सो आई होप ये आपको थ्योरी समझ में आई होगी, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।